हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सनराइज एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th का सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी, जिसको हिंदी में कहते हैं व्यावसायिक अध्ययन। और इसका चैप्टर फर्स्ट है बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स, यानी व्यवसाय, व्यापार और वाणिज्य। ठीक है, तो अब अपन फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं इसका, हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, यानी कि व्यापार और वाणिज्य का इतिहास। इसका क्या इतिहास था, यानी कि पुराने समय में जो लोग हैं वो किस तरह से बिजनेस करते थे या कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को फॉलो करते थे, कौन कौन से तरीके वो अपनाते थे, वो सारे इसमें इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे। ठीक है। द मैरीन रूट्स लेक्ड द ईस्ट एंड वेस्ट बाय सी एंड वर यूज्ड फॉर द ट्रेड ऑफ स्पीसीज आर नोन एज स्पीसीज रूट। प्राचीन समय में जो यानी कि पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाले मार्ग सिर्फ केवल समुद्र के रास्ते से ही आ जा सकते थे। तो इनका उपयोग केवल किसके लिए होता था? मसालों के व्यापार के लिए होता था। इस कारण से इनका जो नाम क्या रख दिया गया? मसाला मार्ग, यानी कि स्पीसीज रूट। पुराने समय में जो भारत है वो पूर्व और पश्चिम में दोनों दिशाओं में खाली बिजनेस जो करता था वो समुद्र के रास्ते से ही करता था, खाली समुद्र के रास्ते से ही आना जाना होता था। तो वहाँ पर उस समय केवल मसालों का आयात व निर्यात होता था। तो जो मसाले हैं जिस रूट से आते थे वो समुद्र के रास्ते से आते थे, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया गया? स्पीसीज रूट, यानी कि मसाला मार्ग। ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखिए, द सिविलाइजेशन हैड एस्टैब्लिश्ड कॉमर्शियल कनेक्शन विथ मेसोपोटामिया एंड ट्रेड इन गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, कलर्ड जेमस्टोन, बीड्स, पर्ल्स, सी सेल्स एक्सेट्रा। अब फिर मसालों के साथ साथ धीरे धीरे बिजनेस में और बढ़ोतरी हुई और फिर तत्पश्चात सभ्यता ने मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए। मेसोपोटामिया के साथ उन्होंने बिजनेस के जो है वो ट्रांजैक्शन शुरू किए, बिजनेस से रिलेटेड संबंधित उन्होंने सारी बातचीत वगैरह करके, और उसके बाद में उसमें सोना, चांदी, तांबे, रंगीन रत्न, मणि, मोती, समुद्री शंख या शिल्पी इत्यादि का व्यापार भी शुरू किया। पहले केवल मसाले होते थे, उसके बाद में सोना, चांदी, तांबा, जिप्सम, रत्न, मोती, मणि जो भी थे, समुद्र के शंख वगैरह, उन सब का भी धीरे धीरे बिजनेस शुरू किया। इंडिजियस बैंकिंग सिस्टम, देसी बैंकिंग प्रणाली, ये इसके बाद में अपने मेन टॉपिक आता है। और ये जो है देसी बैंकिंग सिस्टम प्रणाली कब शुरू हुई? जब ये बिजनेस स्टार्ट हो गया और पुराने समय में लोगों के पास या अपने इंडियन कंट्री में बैंक वगैरह की फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो पुराने समय में लोग क्या करते थे कि गांव में कोई व्यापारी या कोई सेठ होता था या जो साहूकार वगैरह होता था, उनके पास में अपना कुछ सामान गिरवी रखते थे और उसके बदले में वो उससे कुछ पैसे लेते थे। तो इस टाइप से वो बैंकिंग सिस्टम था। तो ये जो सिस्टम है पुराने समय में चलता था। आजकल तो अलग अलग बैंक सारी फैसिलिटीज़ देते हैं। तो पुराने समय का जो देसी बैंक प्रणाली थी वो कैसे चलती थी वो देखिए। फर्स्ट पॉइंट है, एज मनी सर्व्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, द इंट्रोडक्शन ऑफ मेटेलिक मनी एंड इट्स यूज एक्सेलरेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जैसे जैसे लेन देन का माध्यम धन हुआ, यानी कि जैसे जैसे पहले लोग चीज़ के गुड्स के बदले में गुड्स देते थे बार्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग, यानी बार्टर सिस्टम में लोग जो है वो एक चीज़ देते और उसके बदले में दूसरी चीज़ लेते थे। लेकिन धीरे धीरे फिर पैसे जब आए तो पैसों के माध्यम से लोग चीज़ें खरीदने लगे। तो उसमें क्या हुआ, जैसे जैसे लेन देन का माध्यम धन के रूप में किया जाने लगा, धातु धन का आवागमन हुआ और इसके उपयोग में आर्थिक गतिविधियां भी तेजी से आने लगी। और धीरे धीरे फिर ये जो है धन का जो मीडियम शुरू हो गया, पैसों के बदले में कोई सामान खरीदना और लेन देन शुरू हो गई। डॉक्यूमेंट सच एज हुंडी एंड चिट्टी वर इन यूज फॉर कैरिंग आउट ट्रांजेक्शन इन विच मनी पास्ड फ्रॉम हैंड टू हैंड। हाथों में धन का विनिमय के लिए व्यापारिक लेन देन या सौदों में हुंडी और चिट्टी जैसे दस्तावेजों का प्रयोग होने लगा।
ये कैश मेमो वगैरह जो भी आप अभी अकाउंट्स में पढ़ेंगे, ये बिजनेस परचेज बिल वगैरह, ये सारी चीज़ें लेटेस्ट है। पुराने समय में चिट्ठी और इनका नॉर्मल जो दस्तावेज है इनका प्रयोग किया जाता था। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए पहले एंशिएंट टाइम में हुंडी और चिट्ठी, इन दोनों का प्रयोग धीरे धीरे यूज में लेने लगे। ठीक है, अब आगे देखिए। Ingenious banking system played a prominent role in leading money and financing domestic and foreign trade which with currency and letters of credit। फिर ये जो ग्रामीण बैंक थे, जो उन्होंने क्या किया, मुद्रा और जमा प्रणाली से किए जाने वाले निजी और विदेशी व्यापार के लिए वित्त पोषण एवं ऋण उपलब्ध कराने के लिए देसी बैंकिंग प्रणाली की भूमिका मुख्य रही। अब जब विदेशी देशों के साथ में अपना जब ये ट्रांजैक्शन होने लगा, तो उसमें सबसे बड़ा जो रोल है, सबसे मुख्य जो हिस्सेदारी है वो किसकी रही, अपने देसी बैंकिंग प्रणाली की। यानी कि उसमें जो है सबसे सहायक जो रहा अपना, वो देसी बैंकिंग सिस्टम रहा, और उसने सबसे ज़्यादा मदद की इन फॉरेन बैंकों से के साथ में लेन देन में। ठीक है, people began to deposit precious metal with leading individual functioning as bankers और सेठ। लोगों ने वित्त पोषण करने व धन यानी ऋण उपलब्ध करने के लिए कराने वाले लोगों जैसे सेठ या साहूकारों, जो बैंक का काम करने वाले हैं, के पास अपनी कीमती धातु जमा कराना शुरू किया। अब लोगों ने क्या किया कि धीरे धीरे जब पैसे पास में रहने लगे तो रिस्क भी थी, डर भी था, या कभी बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो एज ए सिक्योरिटी वो जो है वो कोई सेठ वगैरह, बनिया वगैरह या साहूकारों के पास में उन्होंने अपने जो पैसे हैं वो उनको देने शुरू कर दिए। ठीक है, अब फिर क्या हुआ, इसके बाद में राइज ऑफ इंटरमीडिएटर्स। फिर धीरे धीरे इसमें क्या हुआ, बिचौली यानी कि जो बीच में दलाल जो होते हैं उनका धीरे धीरे ग्रोथ हुई, और उन्होंने फिर अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन में काफ़ी हेल्प भी की इसको ग्रोन अप करने में। और फिर उन्होंने किस तरह से हेल्प की वो देखिए। इंटरमीडिएट्स प्लेड अ प्रोमिनेंट रोल इन द प्रमोशन ऑफ ट्रेड। उन्होंने व्यापारियों की प्रगति उन्नति में मध्य स्थानों की भी प्रमुख भूमिका रही है। यानी कि जो ये मध्य स्थान यानी इंटरमीडिएट्स थे, उनकी एक सबसे अहम भूमिका रही थी इसको ग्रोन अप करने में। जो ये अपना देसी बैंकिंग सिस्टम था इसको ग्रोन अप करने में, कि धीरे धीरे इसमें क्या बदलाव लाया जाए उसके अकॉर्डिंग। दे प्रोवाइडेड कंसिडरेबल फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू द मैन्युफैक्चरर्स बाय एज्यूमिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द रिस्क इन्वॉल्व्ड स्पेशली इन फॉरेन ट्रेड। उन्होंने उत्पादकों को यथेष्ट वित्तीय सुरक्षा उपलब्ध कराते हुए व्यापार के जोखिम, विशेषतः विदेशी व्यापार के मामलों में जोखिम की जिम्मेदारी ली। उन्होंने विदेशों में जो अपना जो ट्रेड चलता था, बिजनेस चलता था, उसकी जिम्मेदारी ली कि इसके अंदर जो भी है सिक्योरिटी वगैरह या इसका जो भी देन लेन है वो उन्होंने संभाला, और उसकी जिम्मेदारी उन्होंने ली किसने, इंटरमीडिएट्स ने, ताकि इसके अंदर और बढ़ोतरी की जा सके और धीरे धीरे एक कंट्री जो है दूसरे कंट्री के साथ में अपना जो भी ट्रांजैक्शन है या बिजनेस का ट्रेड है वो डेवलप कर सके। इट कंपेराइज्ड कमीशन एजेंट्स, ब्रोकर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स बोथ फॉर होलसेल एंड रिटेल गुड्स। इनमें होलसेल व फुटकर सामग्री दोनों के व्यापारियों के लिए उपलब्ध कमीशन दलाल, आदित्य और वितरक शामिल थे। इन सब में इसमें मतलब ये जो इंटरमीडिएट्स हैं इनमें दलाल भी आते हैं, आदित्य भी आते हैं और वितरक भी आते हैं, जिन्होंने सब किसकी हेल्प की, होलसेलर और रिटेलर दोनों की हेल्प भी की। ठीक है, अब नेक्स्ट है अपना ट्रांसपोर्ट। अपनी बुक के अंदर टॉपिक है ट्रांसपोर्ट, यानी हिंदी में कहे तो परिवहन। तो अब ट्रांसपोर्ट जो था पहले ओनली दूसरे के एक देश से दूसरे देश के लिए कौन सा था, एक ही जरिया था, वो था सीवेज यानी कि जलीय मार्ग। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन बाय लैंड एंड वाटर वाज पॉपुलर इन द एंशिएंट टाइम। तो बाद में फिर धीरे धीरे प्राचीन समय में
थल और जल मार्ग से परिवहन होता था। किसका? ये जो अपन ने अभी पहले पढ़े थे, मेटल का या स्पीसीज यानी मसालों का, हीरे मोती और शंख वगैरह, शिपी वगैरह, इन सब का जो है वो ट्रांसपोर्टेशन अपने देश में किया जाता था और अपन के देश से बाहर भी भेजा जाता था। तो वो होता था रोडवेज और सीवेज के थ्रू, और वो सबसे पॉपुलर हो गया उस समय में, पुराने समय में, एंशियंट टाइम में। ट्रेड वॉज मेंटेन्ड बाय बोथ लैंड एंड सी फॉर द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। सामान के आयात और निर्यात हेतु जल व थल दोनों मार्गों से व्यापार किया जाता था। दोनों मार्गों से इनका व्यापार होता था, जल और थल दोनों से, ठीक है। ट्रेडिंग कम्युनिटीज स्ट्रेंथड, व्यापारिक समुदाय का गठन। कब हुआ गठन? देखिए, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री डिफरेंट कम्युनिटीज डोमिनेटेड ट्रेड। देश के विभिन्न भागों में व्यापार के विभिन्न समुदाय हैं। अब अलग अलग कंट्री में अलग अलग इसके बेसिक जो जगह है वो कुछ फिक्स हो गई कि जहाँ पर इन चीज़ों का ट्रेड जो है वो आसानी से हो सकता है। अब वो जगह कौन कौन सी थी? जैसे देखिए, पंजाबी एंड मुल्तानी मर्चेंट्स हैंडल्ड बिजनेस इन द नॉर्थन रीजन वाइल द भट्ट्स मैनेज द ट्रेड इन द स्टेट्स ऑफ गुजरात एंड राजस्थान। पंजाबी और मुल्तानी व्यापारी देश के उत्तरी भाग क्षेत्र का व्यापार संचालित करते थे, जबकि राजस्थान व गुजरात में व्यापारिक प्रबंध भाटों द्वारा किया जाता था, ठीक है। आगे देखिए, मर्चेंट कॉरपोरेशन यानी व्यापारिक निगम। द मर्चेंट community also derived power and prestige from guilds which were autonomous corporation formed to protect the interest of the trade। व्यापारियों के हित की सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य निगम गठित किया गया और इन संघों निगमों से व्यापारी समुदाय को शक्ति और सम्मान मिलने लगा। पहले क्या होता था कि कई लोग ऐसे थे जो व्यापारियों के डिपेंड रहते थे, व्यापारियों के ऊपर डिपेंड रहते थे कि उनसे कुछ धन लिया जाए या उनसे एक साथ पहले पेमेंट जमा करवाते थे, और बाद में कभी किसी हानि का या किस प्रकार का लॉस का जब उनको डर जताने लगा तो एक व्यापारियों ने एक निगम बनाया, एक गठन किया जो उनको व्यापारिक समुदाय को शक्ति प्रदान करता था, और उसके थ्रू, उसके हेल्प से वो धीरे धीरे अपना बिजनेस आगे बढ़ाने लगे, ठीक है। अब क्या हुआ कि आगे जैसे जैसे ये ट्रेड बढ़ने लगा तो उसके कुछ मुख्य सेंटर्स बनाए गए, यानी कि वो जो चीज़ है उस जगह आपको अच्छी मिल जाएगी और ज़्यादा मात्रा में मिल जाएगी। तो वो कौन कौन सी जगह थी? देखिए, मेजर ट्रेड सेंटर्स यानी मुख्य व्यापार केंद्र कौन से थे? एक तो था पाटलिपुत्र, पेशावर, तक्षशिला, फिर इंद्रप्रस्थ, मथुरा, वाराणसी या बनारस, मिथिला, उज्जैन, सूरत, काशी और मदुरा। मेजर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट, निर्यात और आयात के मुख्य जगह किस किस चीज़ों का आयात और निर्यात किया जाता था वो देखिए। एक्सपोर्ट्स यानी कि निर्यात किया जाता था किसका? एक्सपोर्ट्स कंसिस्ट ऑफ स्पीसीज, मसाले, वीट, शुगर, इंडिगो, सीसम ऑयल, कॉटन, पैरट, live animals and animal products like skin, furs, horn, pearls, granites and copper। निर्यात की जाने वाली वस्तुएं में मसाले, गेहूं, चीनी यानी शक्कर, नील, शीशम का तेल, कपास, तोते, जीवित जानवर और जानवरों से प्राप्त उत्पादन जैसे चमड़ी, फर, सींग इत्यादि के अलावा ग्रेनाइट, मोती, तांबा आदि भी शामिल थे। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ट्रेड में और बढ़ोतरी हुई तो उसके साथ साथ में अब जो इंडिया के अंदर जो चीज़ें बेसिकली मिल जाती है उसका उत्पादक अच्छा होता है
तो वो चीज़ें इंडिया जो है वो बाहर भी भेजने लगा और उसके बदले में यहाँ पर भी वहाँ की आइटम्स आने लगी। तो यहाँ से जो इंडिया भेजता था, इंडिया के कंट्रीज़ में जो चीज़ें होती थी वो बाहर भेजी जाती थी, वो थे मसाले थे, गेहूँ थे, चीनी थी, नील, शीशम, तेल, कपास, तोते और जीवित जानवर जैसे घोड़े वगैरह, ये सारे जो है वो बाहर एक्सपोर्ट भी किए जाते थे। ठीक है। इंपोर्ट्स इंक्लूड हॉर्स, एनिमल प्रोडक्ट्स, चाइनीज सिल्क, वाइन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ग्लास, लेड, रूबीज एक्सेट्रा। आयात में घोड़े, जानवरों से प्राप्त वस्तुएं, चीनी रेशम, शराब, सोना, चांदी, तांबा, कांच, रूबी आदि, ये सारी चीज़ें भी इनके साथ साथ में ये जो है वो अपन यहाँ पर इंडिया में लाते थे। ये तो था एक्सपोर्ट और ये था इंपोर्ट, यानी कि आयात करना। एक्सपोर्ट का मतलब होता है कोई भी चीज़ एक अपने यहाँ से भेजना, और इंपोर्ट का मतलब होता है अपने यहाँ पर लाना। ठीक है। अब अगला टॉपिक है अपना कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, यानी व्यवसाय की संकल्पना। द टर्म बिजनेस इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बिजी, दस बिजनेस मीन्स बीइंग बिजी। अब देखिए, अब ये तो सारा इससे पहले अपन ने जो पढ़ा वो था एंशियंट टाइम का, यानी कि पुराने समय में बिजनेस जो है वो किस प्रकार से किया जाता था, किन किन चीज़ों का किया जाता था, और कौन सी चीज़ें अपन इंपोर्ट करते थे, कौन सी चीज़ें अपन एक्सपोर्ट करते थे, उनमें सबसे ज़्यादा भागीदारी किसकी रही, वो सारी चीज़ें अपन ने पढ़ी। यानी कि पुराने समय में जो है देसी बैंक हुआ करते थे, उसके थ्रू जो लोग हैं वो अपना वित्तीय जो भी सामान है वो भी संभालते थे। उसके बाद में धीरे धीरे इंटरमीडिएट्स आए, इंटरमीडिएट्स ने धीरे धीरे आगे उसको बढ़ोतरी दी और ट्रेड में लोगों की मदद की। फिर उन्होंने जिम्मेदारी संभाली, फॉरेन कंट्रीज़ के साथ में लेन देन की, ट्रेड की, उनकी जिम्मेदारी उन्होंने संभाली। और फिर अपन ने पढ़ा कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या क्या होता है, किन किन चीज़ों का अपन एक्सपोर्ट करते थे, किन किन चीज़ों का इंपोर्ट करते थे, और इनके लिए जो इंडिया के अंदर मेजर सेंटर्स यानी कि मुख्य जो सेंटर बनाए गए थे वो कौन कौन से थे, वो भी सारे अपन ने पढ़ लिए। उसके बाद में एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गया। अब आता है बिजनेस का कॉन्सेप्ट, यानी कि व्यवसाय की संकल्पना। ठीक है। तो व्यवसाय की संकल्पना देखिए, द टर्म बिजनेस इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बिजी, यानी कि ये जो वर्ड बिजनेस है वो किससे निकला है, बिजी। बिजी का मतलब होता है व्यस्त। व्यवसाय शब्द की पद्धति व्यस्त शब्द से हुई है। इस प्रकार व्यवसाय का अर्थ है व्यस्त रहना, यानी कि बिजनेस एक ऐसा पेशा है जिसके अंदर व्यक्ति जो है वो अपने काम से काम रखता है और अपने काम में पूरे दिन व्यस्त रहता है। तो इसके लिए इसका नाम क्या हो गया, बिजनेस। अब इसकी डेफिनेशन देखिए, बिजनेस मीन्स एन ऑक्यूपेशन इन विच people regularly engages in activities related to purchase product and sale of goods and services with a view of earning profit। व्यवसाय का अर्थ है ऐसे कार्य करने में व्यक्ति निरंतर व्यस्त रहे जो किसी वस्तु या वस्तुओं के खरीदने, बेचने या संबंध गतिविधियों में सेवाएं देने से संबंधित हो और जिनमें वह लाभ अर्जित करे। जैसे आप में से कई बच्चों के पेरेंट्स जो है वो बिजनेसमैन हैं, तो वो क्या करते हैं, हमेशा एंगेज रहते हैं। जब भी जाते हैं मार्केट या दुकान पे तो वो अपना रेगुलर रूटीन का काम जो होता है किसी चीज़ को खरीदना, यानी कि क्या स्टॉक में है क्या चीज़ें और क्या स्टॉक में नहीं, उनका प्रॉपर मेंटेन करना, और उसके बाद जो स्टॉक में नहीं उन चीज़ को वापस लाना, खरीदना, उसके बाद में किसकी बिक्री ज़्यादा है उसको बेचना। तो इस टाइप की एक्टिविटीज़ में जो है बिजनेसमैन वो हमेशा एंगेज रहता है। और वो ये काम किस लिए करते हैं, क्योंकि उससे उनको क्या मिलता है, लाभ, प्रॉफिट। तो बिजनेस मोस्टली जो होता है वो जिसमें बिजनेस में लाभ प्राप्त होगा वही बिजनेस लॉन्ग टर्म बिजनेस चलेगा। अगर आप उसको प्रॉपर मेंटेन नहीं रखोगे तो वो लॉस भी हो सकता है। बिजनेस का एक सबसे बेस्ट फॉर्मूला होता है, जितना बड़ा बिजनेस होगा
उतनी ही बड़ी रिस्क होगी। आप जितना बड़ा बिजनेस करने चाहोगे, जितना बड़ा आप उसके अंदर इन्वेस्ट करोगे, तो आपको उतनी ही रिस्क होगी, ठीक है। और जितना छोटा बिजनेस होगा उतनी ही रिस्क होगी। लेकिन ये भी है, रिस्क के साथ जितना बड़ा बिजनेस है उसका जितना वाइड एरिया है उतना ही उसका प्रॉफिट है, और स्मॉल बिजनेस में वापस प्रॉफिट भी कम है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, अगला टॉपिक है अपना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, यानी व्यावसायिक गतिविधियों की विशिष्टताएं, ठीक है। तो देखिए, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, फर्स्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस इज कंसिडर्ड to be an economic activity because it is undertaken with the objective of earning money and not out of love, affection and emotion। एक आर्थिक गतिविधि है जिसके अंदर व्यवसाय वह आर्थिक गतिविधि है जिसका क्रियावान धन कमाने के उद्देश्य किया जाता है, और इस प्रकार यह प्रेम, आकर्षण और भावना से परे नहीं है। बिजनेस का मतलब होता है आपको कंप्लीटली उसका आपका फोकस होता है वो होता है लाभ पर, यानी प्रॉफिट पर। आप जो भी बिजनेस करें तो उसका मेन एम होता है प्रॉफिट, कि आप उस बिजनेस से कितना प्रॉफिट कर रहे हैं, कितना प्रॉफिट गेन कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड, प्रोडक्शन और प्रस्यूमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिफोर गुड्स आर ऑफर्ड टू पीपल फॉर कंजप्शन, there must be either produced or pursued by business enterprises. Thus, every business enterprises either manufacture the goods or it deals in or acquires them from producers to be further sold to the customer or users। क्या होता है कि बिजनेसमैन जो है, या तो आप अपनी खुद की फैक्ट्री स्टैब्लिश करें तो आप उस चीज़ को रॉ मटेरियल से बनाइए और उसकी पैकिंग करके आप उसको सेल करिए। अदरवाइज़ आप किसी दूसरी फॉर्म से उसको बाय करिए और उसके बाद में ट्रांसपोर्ट करके आप अपने एरिया में उसको बेचिए। तो उस पर आप क्या है, कुछ परसेंटेज होता है वो प्रॉफिट का उसमें जोड़कर बेचते हैं, ठीक है। इस पॉइंट में ये समझा गया है, सामान तथा सेवाओं का उत्पादन करना या उन्हें उपलब्ध कराना, जैसे जन सामान्य में उपयोग हेतु सामान उन्हें प्रदत्त करने से पहले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को उनका उत्पादन करना या उन्हें उपलब्ध कराना, प्राप्त कराना होता है। अतः प्रत्येक व्यावसायिक प्रतिष्ठान उपभोक्ताओं को वस्तुएं बेचने के लिए या तो स्वयं उसका उत्पादन करता है, यानी कि वो खुद या तो बनाएगा या फिर अन्य उत्पादक से प्राप्त कर खरीदेगा और फिर उपभोक्ताओं को बेचेगा। यानी कि अगर या तो उसकी खुद की फॉर्म होगी तो वो खुद उसको बनाएगा और रॉ मटेरियल से, और उसके बाद में वो सेल करेगा। अदरवाइज वो किसी सिटी से खरीदेगा और फिर अपने अलग अलग आगे होलसेल या रिटेल में उसको डिस्ट्रीब्यूट करके बेचेगा, और उस पर कुछ अपना प्रॉफिट का कुछ रेशियो जो है, कुछ परसेंटेज जो है वो ऐड कर देगा, ठीक है। देन सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स का मतलब होता है सामान, सर्विसेज का मतलब होता है आपके द्वारा दी गई फैसिलिटी, जो कि आप सेवाएं कह सकते हैं उसको, कि सामान और सेवाएं जो है वो कैसे किस तरह से एक्सचेंज होती है। देखिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस इन्वॉल्व ट्रांसफ़र एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर वैल्यूज़। सामान और सेवाओं की अदला बदली का विक्रय। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से व्यवसाय सामान और सेवाओं का मूल्य आधारित हस्तांतरण होता है। यानी कि बिजनेस में आप कुछ चीज़ें गुड्स और प्रोवाइड करेंगे, तो कुछ आपको जो ये चीज़ें बेचने के लिए जो आपको ज़रूरत होगी, जैसे आप मान सकते हैं कैशियर हो गए या दुकान में मुनीम वगैरह हो गए, तो वो आपको क्या उसके बदले में क्या कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो बिजनेस के अंदर आपने जो चीज़ खरीदी पहले और उसको बाद में आपने सेल आउट किया, तो आप उस पर सर्विस प्रोवाइड करने वालों का भी वेजेस साथ में जोड़ेंगे, और उसके बाद में जो सेल्स की उसके बाद में जो बचता है
वो उसमें सर्विस प्रोवाइडरों की जैसे सैलरी वगैरह वो सारे आप इंक्लूड करके उसको बेचेंगे और जो रिमेनिंग बचेगा वो प्रॉफिट होगा। ठीक है। फोर्थ, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। बिजनेस इन्वॉल्व डीलिंग इन गुड्स और सर्विस ऑन रेगुलर बेसिस। नियमित तौर पर सामान और सेवाओं का व्यापार। व्यवसाय का अर्थ है नियमित तौर पर सामान और सेवाएं का व्यापार करना, यानी कि आप रेगुलर अगर रहेंगे, उस किसी भी चीज़ को अपन रेगुलरली करते हैं तो उसमें फोकस करके जब भी अपन वो चीज़ रेगुलरली करेंगे तो धीरे धीरे अपन को उसके बदले में कुछ ना कुछ इनकम आना शुरू हो जाएगा। तो जो बिजनेस है वो एक रेगुलर सर्विस है। अगर आप उसको कुछ समय के लिए करते हैं फिर आप बंद कर देते हैं उस बिज़नेस को, तो या तो उसका एक ही कारण आप लॉस में जा रहे हैं, अदरवाइज आप उसको रेगुलर चलाइए और धीरे धीरे आपको उसके अंदर नॉलेज मिलेगा और उससे आप उसको रेगुलर चलाने से आपके कस्टमर्स के साथ में डीलिंग भी अच्छी होने लगी। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, प्रॉफिट अर्निंग, द मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट। बिजनेस जो है वो सारा अपन किस लिए करते हैं? प्रॉफिट अर्निंग, यानी कि लाभ को अर्जित करने के लिए। वन ऑफ द मेन पर्पस ऑफ बिजनेस इज टू अर्न इनकम बाय द वे ऑफ प्रॉफिट। नो बिजनेस कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम विदाउट प्रॉफिट। हम बिजनेस जो करते हैं उसका एक ही मकसद होता है कि अपन उसके अंदर क्या अर्जित करें? प्रॉफिट। कोई भी बिजनेस बिना प्रॉफिट के लंबे समय तक नहीं टिका रह सकता। अगर उसमें प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो वो बिजनेस, नॉर्मल सी बात है कि अगर कोई व्यक्ति है बिजनेस में 5 लाख 10 लाख इन्वेस्ट करता है, 1 साल 2 साल तक वो वेट करता है, धीरे धीरे उसकी सेल्स बढ़ती है और बिजनेस उसका अच्छे से रनिंग होता है, लेकिन अगर उसको उस चीज़ में प्रॉफिट नहीं है तो वो आखिर कब तक उसमें इन्वेस्ट करेगा? एंड में वो खुद थक कर परेशान होकर उसको बंद कर देगा। तो कोई भी बिजनेस है वो प्रॉफिट के लिए जाता है, प्रॉफिट के लिए किया जाता है। अगर उसमें बिजनेस में प्रॉफिट नहीं है तो वो लंबे समय तक बिजनेस नहीं टिकेगा। ठीक है। व्यवसाय के मुख्य प्रयोजन में से एक उसमें लाभ अर्जित कर आय कमाना भी है। लाभ नहीं होने की स्थिति में कोई भी व्यवसाय अधिक समय तक नहीं चल सकेगा। ठीक है। देन सिक्स्थ पॉइंट, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। Uncertainty of return refers to the lack of knowledge relating to the amount of money that the business is going to earn in the given period। यानी प्रतिलाभ की अनिश्चितता। यानी बिजनेस में आपको प्रॉफिट जो है, आपने बिजनेस किया है, कोई लॉन्ग टर्म बिजनेस होता है, जैसे स्कूल है तो स्कूल में आप चाहते हो कि आपने स्कूल स्टार्टअप की और आपने बिजनेस किया, 1-2 साल में आपको उससे प्रॉफिट हो जाएगा, तो नहीं होगा, बिकॉज वो लॉन्ग टर्म बिजनेस है। लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए धीरे धीरे उसमें आपको प्रॉफिट अर्निंग होगा। चाहे आप कुछ भी, मान लीजिए जैसे आपने खेती कर दी किसी चीज़ की, मान लीजिए जैसे ऐसे प्लांट्स लगाए जिसकी फसल जो है आपको 10 या 12 साल के बाद में उसका पैसा मिलेगा, तो अभी आप उसकी केयर करोगे तो अभी आपको उसके ऊपर इन्वेस्ट करते जाना और लास्ट में जाकर उसका आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो ये लॉन्ग टर्म बिजनेस होते हैं और इसके लिए आपको काफ़ी वेट करना पड़ता है। ठीक है। तो इस पॉइंट में ओवरऑल ये समझा गया है, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न रेफर्स टू द लैक ऑफ नॉलेज, यानी कि एक निश्चित अवधि में किसी व्यवसाय से कितनी राशि लाभ कमाया जा सकेगा, इसकी जानकारी या इसका पूर्ण ज्ञान नहीं होने की स्थिति में प्रतिलाभ की अनिश्चितता रहती है। यानी कि उसका फिक्स टाइम पीरियड होता है कि इस टाइम पीरियड में अपन को इतना कमाना है या इतना प्रॉफिट लेना है। अगर इसका नॉलेज नहीं है तो फिर वो जो लाभ है उसके लिए अनसर्टेनिटी रहती है, अनिश्चितता रहती है। ठीक है। अब एलिमेंट ऑफ रिस्क, यानी कि जोखिम का पहलू क्या है? रिस्क इज द अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विथ एन एक्सपोजर ऑफ टू लॉस। नुकसान का अनावरण अनिश्चितता के साथ होना ही जोखिम है। यानी आपके पास अनसर्टेनिटी है तो आपके पास रिस्क भी है, यानी कि आप बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि जब तक आपको उस चीज़ का नॉलेज नहीं है, उस चीज़ में आप फॉरवर्ड नहीं हो, तो उसमें आपको लॉस की भी ज़्यादा संभावना रहती है और ये एक जोखिम है, क्योंकि आपको उससे रिलेटेड जब तक नॉलेज नहीं है,
अब नॉलेज देखिए किसी भी तरह से हो सकता है, जैसे आपने बिजनेस स्टार्टअप किया, आपका सब कुछ अच्छा है, आपने काफ़ी पैसा भी उसमें इन्वेस्ट किया, लेकिन अगर उस एरिया में आपके गुड्स जो आप बेच रहे हो उसकी डिमांड नहीं है तो आपका वो बिज़नेस रनिंग नहीं होगा। तो बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले काफ़ी सारी चीज़ों को सोचना पड़ता है कि आप जिस जगह बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो उस बिज़नेस के लिए क्या वो जगह सही है। अगर जगह सही है यानी कि मार्केट अगर वो सही है, क्या आपकी प्रोडक्ट वहाँ पर चल सकती है। उसके बाद में उस बिज़नेस को कौन चलाएगा, उसके लिए रॉ मटेरियल कहाँ मिलेगा, उसके लिए ब्रोकर कितने, एजेंट्स कितने चाहिए या सेल्समैन कितने चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है बिज़नेस जो है एक प्लान बेसिस एक्टिविटी होती है और उसको आपको पहले ही प्री प्लान करके उसके बाद में बिज़नेस का स्टार्टअप करना होता है और तभी आप उस बिज़नेस में सक्सेसफुल हो सकोगे। ठीक है, सो आज का टॉपिक अपना इतना ही रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक अपन जो है ये ह्यूमन एक्टिविटीज़, ये अगले पार्ट में पढ़ेंगे। सो आपको ये जो नोट्स हैं वो कॉपी में करने हैं। हिंदी मीडियम में करिए, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम में करिए और इसका पीडीएफ आपको सेंड करना है। जिस दिन ये वीडियो आ जाएगा उसके नेक्स्ट डे तक आप कॉपी में नोट डाउन करके और इसको फॉरवर्ड कीजिए। और ये भी ध्यान रखना है कि जब आप ये नोट्स बनाओ उसका जो पीडीएफ के रूप में आप ग्रुप में व्हाट्सअप करेंगे विथ स्टूडेंट नेम एंड क्लास। ओके, थैंक यू एवरीवन।